खींचा है। बांग्लादेश पर मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तरक्की का 95% क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है, जिसमें प्याज और चावल भी शामिल है। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब, क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी डिपार्टमेंट। सर, नो डाउट बांग्लादेश की यूथ जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई। शेख हसीना वाजिद का उन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो धमकाया, इंडिया को धमकियां दी कि आप शेख हसीना वाजिद को वापस भेजो, वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया, इंडिया ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेश को। पहले तो इन्होंने डीजल जो पाइपलाइन थी, डीजल सप्लाई का जो एक प्रोजेक्ट था, वो बंद कर दिया। फिर बांग्लादेश की बिजली जो इंडिया से आती थी वो बंद कर दी गई। और उसके साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश में जितनी इंडस्ट्री थी तमाम इंडिया से आकर लगी हुई थी, वो तमाम का बायकॉट कर दिया गया। लेकिन अब इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या लगता है, इंडिया के बगैर बांग्लादेश सर्वाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है। क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे, इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है, वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये ख़त्म कर देंगे, ये जाएंगे कहाँ गए? सर, इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं। हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि ज़मीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है, और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीज़ों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीज़ें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निज़ाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनके सबसे जो बड़े सोर्स हैं डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। अभी आगे फ़लस्तीन के इशू चल रहे हैं, काफ़ी और कंट्रियों के इशू चल रहे हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये इशू को बड़ा खुद ही बना सकते हैं, खुद ही क्लोज कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी हुकूमत का मामले हैं वो आपस में अपनी कंट्री में सॉल्व कर लें, और जो इंडिया के साथ पंगा ना लें, क्योंकि वो एक बड़ी सुपर कंट्री बन चुकी है, उसके साथ कोई पंगा लेगा तो, क्योंकि ये छोटे थोड़े सूबे हैं और इंडिया कहाँ पहुँच गया अभी तरक्की में। पर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम जो है जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली, लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है? देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया, तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था, ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका ऊपर दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हमारा भी कोई नहीं है,
हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, ज़मीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है। अगर इंडिया से इस तरह के मामलात करने से पहले एक बार सोच लेते कि इंडिया वाहिद मुल्क था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तब भी इंडिया ने इनको सपोर्ट किया। इनके मुल्क को आज तक डेवलप करने में हमेशा इंडिया का एक अहम किरदार रहा है। अगर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया फरार हो गई हैं, इसमें इंडिया का क्या कसूर है? नहीं, इंडिया का कोई कसूर नहीं है। वो तो अपनी जान बचा के इंडिया में एंटर हुई है ना, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश में रहती उनकी जान भी जा सकती थी। अगर इंडिया ने उसकी सपोर्ट की है तो ये इंडिया के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर इनकी अपनी कंट्री का इशू था, वो इनके जो भी हुकूमत के निज़ाम है, इनको चाहिए था इंडिया के साथ ना पंगा लें। जो भी अपनी हुकूमत के साथ बात करें, स्टूडेंट का इशू था ज़्यादातर, तो वो अपनी हुकूमत से बात करते, लेकिन इनको हसीना से एक हसीना की वजह से पूरे इंडिया में इनको पंगा नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि सर इनको लग रहा था कि जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है, जो बाद में एंटी इंडिया हो गई। आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को वहाँ पे टारगेट किया, वहाँ पे खवातीन के गैंग रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, हिंदू कम्युनिटी के घरों को आग लगा दी, दुकानों को लूट मार की गई। कितने हिंदू अपनी जानें बचाने के लिए बॉर्डर पहुंच गए, लेकिन इंडिया ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। उन्होंने कहा जी बातचीत करके मसलों का हल निकाला जाएगा। इस तरह से भागकर बॉर्डर क्रॉस करना मसले का हल नहीं है। नहीं, देखें ना, बाकी सारे जितने भी कंट्रियों को इशू होते हैं वो अलग है, लेकिन इंसानियत के नाते मज़हब को बीच में नहीं लेके आना चाहिए कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये है। जो भी है, आपको इंसानियत के नाते उनकी भी उतना ही हक है बांग्लादेश पे। उससे पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदू होने से पहले, मुसलमान होने से पहले, क्रिश्चियन होने से पहले बांग्लादेशी हैं। वो अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएं? उनका भी उतना हक है जितना हर बांग्लादेशी का हक बनता है बांग्लादेश में। क्योंकि देखें ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जितना मेरा पाकिस्तान है उतना आपका भी है, चाहे मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जो भी हूँ। इस तरह उनका हक, जो हिंदू थे अभी उनका भी बांग्लादेश में उतना ही हक है। तो ये मज़हब के नाम पे ऊपर ये उनके साथ ज्यादती करना, गैंग रेप करना, ये इंसानियत नहीं है। क्योंकि इनको एक मौका मिल गया था कि अभी पूरे बांग्लादेश में हलचल हो गई है, तो ये पहले ही गैंगें शुरू से बनी होती हैं, लेकिन ये मौके और मौका ढूंढते हैं कि अभी मौका ये बन गया है तो हम आगे अपना टारगेट कर देंगे मज़हब के नाम पे। जो ये गैंगें होती हैं, ये तो शुरू में जो भी कंट्री हो इसमें कंट्रोल होना चाहिए। चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यू नो, फॉर द सेक ऑफ ट्रेड, एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस। इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून, बिकॉज ये जो सीपैक है ये इसको आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सीपैक, और ये हमें कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हम इससे कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप चाइना के देखिए, चाइना के एक पॉलिसी है कि वो जिस मुल्क को कर्जा देता है वो फिर क्राइसिस में जाता है। जब से श्रीलंका को दिया उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान का बेड़ा, तो पहले से भी गर्क है, लेकिन अब ज्यादा हो गया। वो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो जिस पर लगाते हैं उसको फिर कम नहीं करता। जिस तरह सऊदी अरब हमें कर्जा देता है फिर कहता है कि चलो यार इंटरेस्ट छोड़ दो, माफ भी कर देता है सऊदी अरब, लेकिन चाइना बादशाह जो है ना वो ये कभी नहीं करेगा और ना करता है, उसकी ये आदत नहीं है, क्योंकि जस्ट दे वांट टू एक्सप्लॉइट द स्टेट्स, यू नो, थर्ड वर्ल्ड स्टेट, और ये सब जो हेजमोनिक पावर्स है वर्ल्ड में ये सब ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात लास्ट करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अथेंटिक कर रहे हैं, विद प्रूफ बात कर रहे हैं, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों के साथ आजकल हमारे कोई अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या कोई डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप लकी मरवत जाएं, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम लकी मरवत, पुलिस इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मिलिट्री, पुलिस civilians are protesting against the Pakistan state just because we have no good relationship with Afghanistan as well as with India. तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस एंड टू बिकम अ पीसफुल स्टेट। तो अभी जो है ना खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है। मैं की मरवत से हूँ, हर दूसरे और तीसरे दिन बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती,
पख्तूनख्वा में, सो हाउ विल दे प्रोटेक्ट अस इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन सेल्फ, सो हम क्या तवक्को रखें। अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअलिटीज़ रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो टूरिज़म का हब बनाया हुआ है ये इंस्टीट्यूशंस ने, और इसी वजह से वहाँ पर ये अब पुलिस क्या डिमांड कर रही है, वो कह रहे हैं कि आर्मी जो है ना लकी मरवत को छोड़े, हम विद इन 3 मंथ जो है ना पीस लेकर आएंगे और जो है ना लकी मरवत को हम टेररिस्ट दहशतगर्दों से पाक करेंगे। तो ये जो है ना, तो क्या कहना चाहेंगे इंडिया के साथ जो बांग्लादेश ने पंगा लिया था, अब बांग्लादेश को बड़ा भारी पड़ गया है। इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कई हिस्से आ जाते हैं, तो बांग्लादेश को अपना देखना चाहिए कि हमारा टोटल एरिया कितना है, और एरिया के लिहाज से देखना चाहिए कि हमें कितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर अक़लियतों की बात करें तो वो कोटा सिस्टम होता है, उनको जॉब्स मिलती हैं या इसी लिहाज से, तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स का भी, क्योंकि अभी एक चीज़ को तो बंदा प्रायोरिटी नहीं दे सकता कि अभी सारी जॉब्स आपके लिए या किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए हो जाए या एक स्पेसिफिक मज़हब के लिए हो जाए, जो भी बंदा कह सकता है। तो इसमें यह है कि उनको चाहिए कि थोड़ा सा लीनियंसी दिखाएं और मिलजुल के गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक फ्रेंडली माहौल में जैसे वो रह रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश की यूथ ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट मतलब तोड़ दी, उनका तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मतलब मैं कहती हूँ निस्तो नाबूद किया वहाँ बांग्लादेश को, उनकी प्रॉपर्टी को। शेख हसीना वाजिद के घर में घुस गए, वहाँ पे तोड़फोड़ की। बिल्कुल 9 मई का वाकया जो है वो हमें बांग्लादेश में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने के बाद इंडिया को धमकियाँ दी। लेकिन अब इंडिया ने उन्हें बताया है कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और उन्होंने उनकी 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया। बांग्लादेश इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश में बिजली इंडिया से आती है, सारी इंडस्ट्री इंडिया से आके लगी हुई है, हेल्थ का निज़ाम इंडिया से आता है, हम बात करें तो डीजल तक इंडिया से आता था। जी, जैसे आपने इतनी चीज़ें बताई हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम क्यों पंगा लें। फॉर एग्जांपल कि एक तो मैंने जैसे एरिया की बात की है, अगर मेरे ख्याल में उनको इंडियन आर्मी कवर करती है, सारी चीज़ें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो जैसे हमारे पास कश्मीर वाले हालात हैं जो इंडिया के पास है या जो हमारे पास भी है, अब वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जाती नहीं है। बलोचिस्तान वाले एरिया पे डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या इशू है, बलोच इसी बात पे करते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, वो फिर स्मगलिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर इनको गवर्नमेंट ने इनसे इनके